फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको इस चैनल पर डेली केवीएस टीजीटी पीएचडी के रिगार्डिंग क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से अपने नोट्स और पेन ले लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। सबसे पहले देखिए, हम आपका जो आज का वीडियो है वो क्लास 10th की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। जैसे आप लोग अगर प्रीवियस की वीडियो देखे हैं तो जानते ही होंगे, फर्स्ट फ्लाइट पोएम्स मीन्स फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपका जो पोएम, जितने भी पोएम है उसको पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसकी समरी, इसके पोएम की एक्सप्लेनेशन, मैंने राइम स्कीम, पोइटिक डिवाइसेस, फिर कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस में यूज़ हुए हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया। फिर कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कराया। इसी प्रकार से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर फायर एंड आइस हमारा जो कि सेकंड चैप्टर है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए। देन हम थर्ड चैप्टर इसका भी देखिए, मैंने यहाँ पास राइमिंग स्कीम वगैरह सब कुछ बताया है। एक एक पोएम के एक स्टेंजा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। फिर कि उस पोएम में कौन कौन से डिफिकल्टी वर्ड है वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर पोएटिक डिवाइसेस, जितने भी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए, चाहे एजोनेंस हो, चाहे लिटरेशन हो, चाहे कोई भी हो, इमेजरी, एनाफोरा, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। इंजामिन, पर्सोनिफिकेशन, बहुत अच्छे सेकंड चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करवाया है। देन इसके भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, बहुत अच्छे से मैंने इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाए, जिससे आपको एग्जाम में पता चल सके किस प्रकार से आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मीन्स राइटर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, समरी बेस्ड रहते हैं, पोएम बेस्ड रहते हैं, स्टेंजा बेस्ड, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, किस प्रकार का कौन सा वर्ड किस चीज़ का सिंबल है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको इस वाले पोएम में बताया है। मैं सारे पोएम में ऐसे बताती हूँ। फिर टाइगर इन द जू चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट है। बहुत अच्छे से मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया, चाहे समरी हो, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे आपका पोएम हो, पोएम को एक्सप्लेन करने का तरीका हो, लिटरेरी डिवाइस हो, राइमिंग स्कीम हो, सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया फ्रेंड। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है, वो सब वीडियो प्रीवियस के, तो आप देख लीजिए। लेकिन आज का जो हमारा है चैप्टर 4 है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, ये वीडियो तो ये सीरीज़ तो चल रही है कि वन वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाए। बट आपके 9th-10th के जो पोएम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, इसलिए एक ही वीडियो में कंप्लीट कराना मुश्किल हो गया है। तो बहुत सारे टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से कवर भी किया। आप देख रहे हैं कितने डिटेल में मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आप एग्जाम में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका कहीं से भी मिस ना हो, कहीं से भी आपको ये ना लगे मैम ने ये तो पढ़ाया ही नहीं था, मैम ने ये तो बताया ही नहीं था। इसलिए मैं हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत अच्छे से कवर करते हुए चल रही हूँ, जिससे आपका कुछ भी ना छूटे। तो थर्ड चैप्टर का भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द टाइगर इन द केज। जब टाइगर केज में रहता है, पिंजरे में रहता है, उसकी फीलिंग कैसे रहती है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस की वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आज का जो आपका चैप्टर है 4 है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाई कैरोलिन वेल। तो हमारी जो राइटर ये हैं, कैरोलिन वेल द्वारा लिखा गया है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये आज का हमारा चैप्टर है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस की वीडियोस नहीं देखे हैं, प्रीवियस की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उनको देख लीजिए, जिससे आपको क्लास 10 का जितना भी पोएम है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आपको देखिए एनसीईआरटी बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, और 9th-10th से तो क्वेश्चन आपको भर भर के आएंगे। इसलिए मैंने पहले सोचा 9th-10th ही कंप्लीट करवा दूँ। तो 9th तो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी, 10th की बारी है, 10th भी कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने को 6, 9, 10th का चाहिए तो आपको वीडियो पूरी मिल जाएगी। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने 7th और 8th का अपलोड नहीं किया, उसको भी मैं जल्दी ही कर दूंगी। वैसे भी उसके पोएम्स काफ़ी शॉर्ट में हैं, ये लेंदी इन्हीं के हैं, 9th और 10th के लेंदी थे, तो भी मैंने 9th क्लास के पूरे पोएम चैप्टर को मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया। बट 10 के और ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं। मैं मीन्स आप देख रहे हैं 5-5, 6-6 स्टेंजा के पोएम हैं, उनको कवर कराने में टाइम लग रहा है फ्रेंड। इसलिए ये वीडियो जो है 2-3 पार्ट में हो जा रही है। तो आई होप मेरी प्रॉब्लम को आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं जो भी ला रही हूँ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही ला रही हूँ, कि आपका कोई भी फैक्ट छूटे ना। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो कि है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी पोएट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पोएट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसकी राइटर कौन है? कैरोलिन वेल्स हैं। वॉज एन अमेरिकन राइटर हु वॉज फेमस। पर देखिए फ्रेंड, जो आपके राइटर से नेशनैलिटी से कम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, चाहे एनवीएस हो गया, चाहे DSSS भी, किसी भी एग्जाम में आजकल ट्रेंड ही चल गया है कि राइटर के नेशनैलिटी से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से आप जो राइटर हैं उनकी नेशनैलिटी को तो पक्का ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मान लीजिए। तो ये जो आपकी कैरोलिन वेल्स हैं, उनका जो नेशनैलिटी है क्या है? अमेरिकन राइटर है वो, हु वॉज फेमस फॉर बुक्स बेस्ड ऑन मिस्ट्री। जो मिस्ट्री के बेस पे जो बुक्स रहती थी उसको लिखने के लिए फेमस है। हर फेमस वर्क्स आर द साइन ऑफ द, जस्ट अ सेकेंड, इनका फेमस बुक देख लीजिए, साइन ऑफ द स्फिंक्स। कब आया था फ्रेंड? 1896 में आया था। क्योंकि देखिए राइटर्स क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए थोड़ी चीज़ें मैंने राइटर से भी ऐड की। और जो सेकंड है दी
जिंगल बुक, और ये कब आया था? 1899 में आया था। द स्टोरी ऑफ बेटी, ये तीसरा जो है द स्टोरी ऑफ बेटी 1899, ये तीनों ही वर्क इनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने डाल दिए कि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ नहीं जानता कोई, एग्जाम का लेवल कोई नहीं जानता कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। तो राइटर के बारे में इतनी नॉलेज काफ़ी है। देख लीजिए, सबसे पहले तो उनका जन्म देख लीजिए 1862 में हुआ था, और जो उनका डेथ हुआ था 1942 में। आप अपने हर राइटर का बर्थ और डेथ डेट तो याद ही रखिए, प्लस उनका नेशनैलिटी याद रखिए, और 2-4 उनके मेजर वर्क। इतना अगर आप किसी राइटर के बारे में कर ले रहे हैं तो आप सेफ जोन में रह जाएंगे। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस वाले चैनल का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। In the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way। मतलब इस वाले पोएम में फ्रेंड ये जो राइटर हैं हमारी, वो बहुत सारी एनिमल को ऐसे डिस्क्राइब करेंगी कि मतलब कि वो राइटर तो आके तुम्हें मार के खा भी जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही फनी वे में एक्सप्लेन किया है। मतलब बताना चाहिए वो लाइन को ऐसे एक्सप्रेस करेंगी जैसे कि वो कोई खिलौना है, मीन्स आपके सामने आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे वो सारे ही एनिमल, वो जितने भी इसमें 6-7 एनिमल मेंशन है इस पोएम में, इसलिए मैंने कहा कि 9-10 के जो आपके पोएम्स है बहुत लेंदी है, मीन्स 8-8-9 स्टेंजा है, उसको कवर करना आसान नहीं है एक वीडियो में। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके 2-3 वीडियो आपके 10th क्लास के बन जा रहे हैं, नहीं तो मैं एक ही वीडियो में आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देती, बट नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही पूरे ही एनिमल्स को ये बहुत ही फनी वे में इस पूरे पोएम में प्रेजेंट किए हैं। सी हैज़ यूज लैंग्वेज इन अ वे दैट जनरेट्स ह्यूमर। ऐसे लैंग्वेज का ये यूज़ किए हैं इस पोएम में जिससे कि मतलब उस जानवर को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे लैंग्वेज का ये यूज़ किए हैं, ऐसे वर्ड का यूज़ किए हैं जिससे कि जिसको सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमर फील होगा, मीन्स बहुत ही ज़्यादा मजाकिया लगेगा। सी इज़ इंट्रोड्यूसिंग द रीडर थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एशियन लायन, बंगाल टाइगर, बियर, इट इज़ और भी जाता है, इतना मैंने फॉर एग्जाम्पल डाला है। एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द एनिमल्स इन अ वेरी ह्यूमरस वे, बहुत सारे ही जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमरस वे में ये एक्सप्लेन किए। फिर यहाँ पास हम देख लेते हैं अपने पोएम को, जल्दी जल्दी फ्रेंड कवर करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमारा यहाँ पास से पोएम स्टार्ट होता है। हमारा पोएम का यहाँ पास देखिए लाइन है, इफ़ एवर यू, राइटर कहता है, हमारी राइटर क्या कहती हैं, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर तुम्हें चांस से तुम जाते हो टू जंगल में तुम चांस बाई जाते हो इन द ईस्ट, एट इफ हियर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बेस्ट, इफ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइंग। मतलब यहाँ पास मीन्स तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किसको देखते हो? टाउनी बेस्ट को देखते हो। और यू नो इट इज़ द असियन लाइन। अब यहाँ पर देखिए असियन लाइन को कितना ज़्यादा ह्यूमरस वे में ये प्रेजेंट की है। चलिए यहाँ पास हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए टाउनी का थोड़ा सा ये देख लीजिए, क्योंकि जो टफ मीनिंग है उसको मैंने ऐड कर दिया है। टाउनिंग मीन्स होता है येलोइश ब्राउन कलर, मीन्स जो लाइन रहता है वो किस प्रकार का रहता है, येलोइश ब्राउन कलर का रहता है। तो इस प्रकार से उसके पूरे बॉडी को एक्सप्लेन की हैं यहाँ पर टाउनी वर्ड यूज़ करके वो। तो इसका हम इस वाले स्टेंजा का लाइन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट इज टेलिंग द रीडर्स दैट हाउ दे कैन रिकग्नाइज वेरियस एनिमल्स। उन्होंने किस प्रकार से वेरियस एनिमल को रिकग्नाइज किया है इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट जो हमारे जंगल का ईस्ट एरिया है, ईस्ट साइड का जो एरिया है उसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं। वहाँ पर तुम अगर बाई चांस आप जंगल में जाते हो, इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है जानवर, जो कि इन्होंने बहुत ही ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया है। तो मान लो कि वो एशियन लायन है। So in the first stanza, she said that if the reader comes across an animal whose skin is yellowish brown in color, जिसकी स्किन कैसी हो, yellowish brown हो, जिसका कलर कैसा हो फ्रेंड, yellowish brown कलर का हो, and just a second, एंड इफ़ इट रोड, और वो क्या करता हो, रोर करता हो, गुर्राता हो, गरजता हो, एट द हिम, और उसमें गरजे गुर्राए, सो स्ट्रांगली, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतना तेज़ से गुर्राए, दैट कैन डाई, जिस उस गुर्राहट को सुन के ऐसा सामने वाले को लगे कि अब वो उसकी मृत्यु ही हो जाएगी, आउट ऑफ फियर, मतलब डर के मारे, उसके गुर्राहट को सुन के उसके डर के मारे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इट मीन्स दैट ही हैज़ इनकाउंटर्ड एन एशियन लायन, मतलब वो मतलब इसका ये है कि वो आदमी जो था वो किसके द्वारा इनकाउंटर हो जाएगा, एशियन लायन के द्वारा इनकाउंटर हो जाएगा, मीन्स मारा जाएगा। अगर आपको ये देखने को मिले कि वहाँ पास एक येलोइश ब्राउन कलर का वहाँ कोई जानवर, कोई बीस्ट घूम रहा है, जिसके गुर्राने से ही आपको अपने शरीर में ऐसा डर, ऐसा महसूस हो कि आपके उस डर से, उस गुर्राने की आवाज़ सुनने से ही आपकी मृत्यु हो जाए,
और वो आपके और बस उतने में ही आप सन्न खड़े रह जाएँ, उतने में ही आके आके वो आप पे झपट्टा मार दे और इसका मतलब है कि वो आपका इनकाउंटर कर दे, आपको मार डाले। इसका मतलब ये है कि वो कोई और नहीं एशियन लायन है। इस प्रकार से वो जो लायन का डिस्क्राइब कर रही हैं यहाँ पास जो राइटर। शी हैज़ ह्यूमरसली एक्सप्लेन्ड द एशियन लायन व्हिच कुड किल अ पर्सन विद इट्स रोर। मतलब यहाँ कितना ज़्यादा ह्यूमरस वे में प्रेज़ेंट की हैं कि वो अपने रोर, अपने गुर्राने के तरीके से ही वो क्या एक इंसान को, पर्सन को मार सकता है। ये किसका किसका डिस्क्राइब किए हैं फ्रेंड? एशियन लायन का, मीन्स लायन का डिस्क्राइब किए हैं जो ईस्ट एरिया में, ईस्ट एरिया के जंगलों में मिलते हैं। तो आई होप आपका ये फर्स्ट वाला स्ट्रेंचा क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम इसका पोइटिक राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इस वाले पोएम राइमिंग स्कीम यूज़ हुआ है ABABCC। ओके, तो मैं चलिए आपको बता देती हूँ कि राइम स्कीम कैसे निकाला जाता है। वैसे तो मैं आपको बता ही दी हूँ। तो एक मिनट हम थोड़ा सा पोएम ऊपर कर लेते हैं। तो ये वाला हमारा पोएम है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये चांस हो गया ए, ये बी, चांस से ईस्ट मिल नहीं रहा है बी। फिर देखिए बट चांस से एडवांस मिल रहा है, इन दोनों का साउंड सेम है, चांस एडवांस। तो ये हम अगेन यहाँ पास ए लिखेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए फिर ईस्ट और बीस्ट, इन दोनों का साउंड सुनने में सेम लग रहा है। देखिए जैसे जैसे ही चांस और एडवांस का साउंड सेम सुनने में लग रहा था, वैसे हमने ए लिखा, वैसे ही ईस्ट और बीस्ट का साउंड भी सेम लग रहा है, इसलिए हम बीस्ट में भी बी लिखेंगे। बट यहाँ देखिए डाइंग में क्या हो गया, ना तो ये चांस एडवांस से मिल रहा है, ना तो ईस्ट और बीस्ट से ही डाइंग मिल रहा है, मतलब ये अलग ही चीज़ हो गया। तो इसको हम यहाँ पास सी लिख देंगे। और यहाँ लायन भी किसी से नहीं मिल रहा है, ना किसी से नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो गया हमारा, जस्ट सेकेंड, नहीं मिल रहा है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया ABABCD। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो नीचे चलते हैं। नहीं मिल रहा है, मैं ज़रा सा गलती कर रही हूँ, एक मिनट। देखिए डाइन का यन और इसका लायन का यन, ये दोनों साउंड सेम ही तो है। वही मैं सोचा मैं कहाँ गलत हो रहा है। तो यहाँ पास कहाँ गलत हो रहा है, मैं फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए चांस और एडवांस सेम है, तो सबसे पहले ए लिखेंगे, और ईस्ट अलग हो गया तो इसको बी लिखेंगे। फिर एडवांस में, चांस और एडवांस में देखिए सेम है, तो हम इसको फिर से ही लगेंगे। ईस्ट और बीस्ट सेम है, तो ये बी लिखेंगे। और देखिए डाइंग का एन और लैन का एन, लास्ट का साउंड जो सेम ही आ रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो ये तो दोनों सेम ही आ रहा है, तो यहाँ ना तो डाइंग किससे मिल रहा है, ना तो चांस से मिल रहा है, ना तो ईस्ट से मिल रहा है, मतलब ये बिल्कुल ही अलग ही साउंड है, तो इसको सी लिखेंगे। बट टी लायन से मिल रहा है, इसको अगेन सी लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो यूज़ हुआ है राइमिंग स्कीम ABABCC, ये हो गया हमारा राइमिंग स्कीम। इस वाले पोएम में थ्रू आउट पूरे पोएम में यही चलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं कौन कौन सा यूज़ हुआ है। तो आपको मैंने राइम बहुत अच्छे से क्लियर करके बता दिया है कि अगर अभी तक आपको निकालने नहीं आ रहा होगा तो आपको अब तो निकालने आ ही जाएगा। तो इंजामेंट क्या होता है फ्रेंड, कि अगर अगर राइटर अपने एक ही आइडिया को 2-3 लाइनों में कन्वे करता है तो वहाँ पास इंजामेंट होता है। अगर कोई मतलब एक लाइन को बिना फुल स्टॉप या कॉमा लगाए बगैर नेक्स्ट अपने उसी आइडिया को नेक्स्ट वाले लाइन में कन्वे कर देता है, कोई फुल स्टॉप कोई कॉमा नहीं लगाया है, तो वहाँ पास इंजामेंट देखने को मिलेगा। जैसे इफ़ एंड इफ़ देयर में आगे की लाइन जो क्या है नेक्स्ट वाले में टाउनी बेस्ट में क्या आपको देखने को मिलेगा, इंजामेंट देखने को मिलेगा। इन्वर्जन, चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस वाले लाइन में देख लीजिए, इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, मतलब कि यहाँ पास एकदम ही चेंज हो गया है कि मतलब अगर तुम्हें एडवांस में कहीं जंगल में अगर तुम्हें कहीं जाना है, तो इस प्रकार से आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। एज ऑन मैंने आपको बता ही दिया, हर वीडियो में, हर पोएम में आपको बताती हूँ। यूज़ ऑफ वॉवेल साउंड का रेपिटेशन देखने को मिले आपको, चाहे वो सेंटर में, तो वो क्या हो गया, एजोनेंस हो गया। तो यहाँ पास क्या हो गया, ओ का आपको रेपिटेशन बार बार देखने को मिल रहा है, चाहे यू हो, यू शुड गो, देखिए इन सब में ओ का रेपिटेशन मिल रहा है। शुड टू यू में भी रेपिटेशन मिल रहा है, रोड्स में भी ओ का रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए एजोनेंस हो गया। देन बात करते हैं एल्यूजन। तो यहाँ बहुत ही पूरे पोएम में देखने को मिलेगा। रेफरेंस टू अ फेमस थिंग्स, बहुत फेमस थिंग को किससे रेफरेंस किया गया है, प्लेस, स्पेसिस ऑफ एनिमल, मीन्स पूरा एक एरिया बताया गया है, ईस्ट का एरिया बताया गया है, सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। किसके बारे में, एशियन लायन के बारे में। यहाँ पास इस प्रकार के एशियन लायन को क्या एक एल्यूजन की तरह ही दिखाया गया है। तो आई होप आपका एल्यूजन भी क्लियर हो गया होगा। तो हम सेकंड स्टेंजा पे अपने बढ़ते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यहाँ पास वो क्या कहती हैं कि ऐसे रोमिंग राउंड आए कि मीन्स ऐसा तुम्हें बीस्ट नजर आए जिसके पूरे शरीर पे क्या बने हुए, स्ट्रैप्स बने हुए, ब्लैक स्ट्रैप्स बने हुए, मतलब वो जो ब्लैक कलर का वो जो नहीं होता
लाइनिंग होती है, ब्लैक स्ट्राइप्स बने हो और क्या येलो ग्राउंड में से पूरा ग्राउंड क्या हो, येलो हो, मतलब पूरे उसके शरीर पे उसका शरीर कैसा हो, येलो कलर का हो, बट उस पे ब्लैक स्ट्राइप्स बने हो। जस्ट नोटिस टू ईट्स यू, जो कि तुम्हें क्या करता है, क्या कर सकता है, ईट्स यू, खा सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, इतना ये जो रूल मैं तुम्हें बता रही हूँ मे भी तुम्हें पता चल सके कि कोई और नहीं बंगाल टाइगर है। आई होप आपका क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नोबल मीन्स होता है हाई बॉर्न, एरिस्टोक्रेटिक, डिस्कर मीन्स होता है रिकग्नाइज। तो इसका एक्सप्लेनेशन, she explains an animal that roams in the jungles and belongs to a royal clan। कहाँ पास बिलोंग करता है, रॉयल क्लैन में। द कलर्स ऑफ इट्स स्किन येलोइश विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, मैंने ये आपको बता ही दिया, मतलब उसका स्किन का कलर क्या हो, येलोइश हो और उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स बने हो। सी सेज दैट इफ़ यू नोटिस दैट ही किल्स यू, जैसे कि आपको लगे कि इतना सबको देखते ही मान के आपको लगे कि हाँ वो आपको मारने आ रहा है और वो आपको खाने आ रहा है, देन दिस मीन्स दैट यू हैव श्योरली सीन अ बंगाल टाइगर, तो आपको पता हो चल जाएगा कि हाँ भाई ये कोई और नहीं बंगाल टाइगर है। मतलब राइटर कितने देख रहे हैं, कितना ह्यूमरस वे में प्रेजेंट कर रहा है कि अगर तुम्हें देखे कि इंसान ये सब सोचेगा कि सामने मेरे क्या खड़ा है, वो तुरंत देख के भागेगा, मतलब वो सोचेगा कि हाँ भाई वो उसका येलोइश कलर है। राइटर ने बताया था कि उसके उसके शरीर पर पूरे स्ट्राइप्स, ब्लैक स्ट्राइप्स बने हो, मतलब ये है कि वो अब तुमको खाने को आ सकता है। तो इतना तो कोई इंसान रुक के वेट नहीं करेगा ना, वो तुरंत देखेगा, तुरंत भागेगा। और कहाँ टाइगर उसको इतना सोचने का मौका ही देगा, जब सामने मृत्यु पड़ी है तो टाइगर उतना सोचने का उसको मौका नहीं देगा, तुरंत ही वो उसको खा जाएगा। This time also she has used dark humor to explain how a tiger looks like, because once a person has been eaten up by a wild animal, there is no use in determining which वाइल्ड एनिमल इट इज़, मतलब डिटरमाइन करने का तुम्हें मौका भी मिलेगा, मीन्स तुम्हें पहचानने का मौका भी मिलेगा कि वो कौन सा है। मतलब अगर तुम्हें वो मार के खा ही जाएगा, जितना तुम सोचोगे ना उतने में तो बंगाल टाइगर आके तुम्हें मार के खा जाएगा, तुम्हें कोई भी मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में राइटर ने यहाँ पास इस वाले स्टेंजा को प्रेजेंट किया है। तो इस वाले में भी राइम स्कीम आपको सेम ही मिलेगा, ए बी सी सी, मैंने आपको निकाल के बता ही दिया कैसे है। अगर चलिए एक बार फिर मैं बता देती हूँ। जैसे देखिए राउंड ए यू का, इन दोनों का साउंड अलग है इसलिए बी कर दिया, फिर ग्राउंड और राउंड सेम है तो ए कर दिया, फिर देखिए यू और यू, फिर अगेन बी हो गया, फिर लर्न और डिस्कर्न सी सी। देखिए इस वाले में एकदम लाइन आपको क्लियर हो गया होगा, ए बी सी सी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइम स्कीम निकालने भी आ गया होगा। तो थोड़ी सी लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं कौन कौन से यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन हुआ है, एलिट्रेशन सबसे पहले जो यूज़ हुआ है किसमें हुआ है, आर का साउंड को बार बार रिपीट, कौन जो देखिए एलिट्रेशन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या होता है। जब मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, इससे तो आपका पूरा फिगर ऑफ स्पीच तैयारी हो गया होगा। जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन एक सेंटेंस, एक लाइन में, एक वर्ड में देखने को मिले तो वहाँ पास क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। तो क्या रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट साउंड का। अगर वॉवेल साउंड का होता तो वो एजोनेंस होता, बट यहाँ पास कॉन्सोनेंट साउंड का हो रहा है रिपीटेशन, इसीलिए क्या हो रहा है, ये एलिट्रेशन हो रहा है। तो आपको कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड देखने को मिल रहा है, आर का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। आर स्टार्ट ऑफ टू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट स्टार्ट ऑफ टू आर मोर क्लोजली कनेक्टेड, जैसे कि रोमिंग राउंड में आपको देखिए आर का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, और आर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पास एलिट्रेशन हो गया। फिर इन्वर्जन तो मैंने आपको बता ही दिया, इन्वर्जन आपको पूरे थ्रू आउट पोएम में देखने को मिलेगा। दी बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, यहाँ पर पूरे बंगाल टाइगर क्या हुआ है, इन्वर्जन दिखाया गया है। फिर एल्यूजन भी आपको पूरे थ्रू आउट पूरे पोएम में देखने को मिलेगा। मैं ऊपर ही बता दिया आपको, तो बार बार ये क्या फिर बताऊँ कि किस प्रकार से बंगाल टाइगर के एक प्रकार का एल्यूजन दिखाया गया है। फिर एजोनेंस भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने एजोनेंस बता ही दिया है, जब एलिट्रेशन आपको बता रही थी कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो तो वहाँ एलिट्रेशन होता है, बट अगर वॉवेल साउंड का, ये देखिए वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो, जैसे कि इस पूरे लाइन में आपको ओ का रिपीटेशन देखने को मिलेगा, जैसे सम आर इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड, इन सब में क्या हो गया, एजोनेंस ही हो गया। तो इस प्रकार से वॉवेल साउंड को भी गिनने तो यहाँ पास एजोनेंस भी हो जाता है। कभी कभी फ्रेंड क्या होता है कि एक ही लाइन में आपको एलिट्रेशन और एजोनेंस दोनों ही देखने को मिल जाएगा, बट आपके एग्जाम में ऐसा राइटर गलती करेगा ही नहीं कि आपको ऑप्शन में दोनों ही देखने को मिल जाए, या फिर आपको एजोनेंस देखने को मिलेगा। जैसे आपको देखिए रोमिंग राउंड पूरे में आपको एलिट्रेशन भी है और इसमें एजोनेंस भी है, बट अगर ऑप्शन में, अगर एग्जाम में आप में ये वाला लाइन आता है और आपसे लिटरेरी डिवाइस पूछ रहा है, तो या फिर आपके एग्जाम में एलिट्रेशन ही होगा या फिर एजोनेंस ही होगा। राइटर इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा कि दोनों ही चीज़ आपके ऑप्शन में डाल दे, एक ही चीज़ डालेगा वो, जैसे कि आपको एक आंसर टिक करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा सेकंड स्टेंजा भी कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं। इफ ट्रोलिंग जस्ट अ सेकेंड, इफ ट्रोलिंग फोर्थ विस्ट के बारे में बता रहा है, फोर्थ विस्ट कह रहे हैं, नए विस्ट के बारे में बता रहा है। whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you all
नो इज इट लियोपार्ड, लियोपार्ड के बारे में बता रहा है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही ओनली लेप एंड लेप अगेन, लेप एंड लेप अगेन। लेप एंड लेप अगेन मीन्स होता है फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड, मीन्स आपके ऊपर वो कूदता ही जाए, मतलब लेप मीन्स होता है एक प्रकार से मैं छलांग लगाना, पे आपके ऊपर झपट्टा ही मारता जाए, तो मान लो कि वो क्या है, लेपर्ड है। तो इस वाली स्टेंजा में क्या राइटर बोलता है कि अगर मान लो कि आप जंगल में टहल रहे हो और आपको क्या मिल जाए, एक ऐसा बीस्ट मिल जाए जिसके शरीर पे क्या है, छोटे छोटे वो क्या बने हैं, स्पॉट्स बने हैं। जैसे देखिए यहाँ पास छोटे छोटे क्या बने हैं, स्पॉट्स बने हैं, मीन्स पेपर्ड स्पॉट में, जैसे काली मिर्च का तड़का दिया नहीं जाता है, काली मिर्च का तड़का जैसे 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 कि पेपर्ड मीन्स होता है काली मिर्च, जैसे काली मिर्च का तड़का किसी चीज़ पे दे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप पिज़्ज़ा पे नहीं तड़का दिया रहता है पेपर्स का, तो वो ऐसे ही उसके शरीर पे ऐसे ही पेपर्ड स्पॉट्स बने रहते हैं, पेपर्स का, जिसमें काली मिर्च के जैसे छोटे 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 स्पॉट्स बने रहते हैं। और वो इतनी तेज रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है, इतनी तेज से रहता है कि आपके ऊपर तुरंत आके झपट्टा मारेगा, आप तुरंत दर्द से करा रहे हो लेकिन वो फिर अगेन अगेन झपट्टा मारेगा ही। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई और नहीं है, कौन है, लेपर्ड है। तो चलिए फ्रेंड, इसका हम थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, कौन कौन से हार्ड वर्ड मीनिंग है। सबसे पहले तो स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग मीन्स होता है वॉकिंग कैजुअली, वॉकिंग कैजुअली। स्ट्रोलिंग मीन्स कि नहीं, मैंने बताया कि आप अगर कैजुअली जंगल में वॉक करने जाते हैं। तो फोर्थ मीन्स होता है फॉरवर्ड, मतलब बहुत तेज़ी से, फोर्थ मीन्स बहुत तेज, ये जो जानवर रहता है लेपर्ड, वो जो बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ रहता है, मतलब इतना तेज़ आके झपट्टा मारेगा कि आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इतना तो सोचने विचारने का टाइम मिलेगा ही नहीं। हाइड मीन्स होता है स्किन ऑफ एनिमल। पेपर्ड मीन्स होता है, हियर इट मीन्स अ स्पॉट, पेपर्ड्स को यहाँ पास देखिए स्पॉट से कनेक्ट किया गया है। फिर लेफ्ट मीन्स होता है लिफ्ट, लेफ्ट यहाँ पास लिफ्ट का वो फॉर्म यूज़ किया गया। जंप टुवर्ड्स समवन, मतलब जब जैसे ही उसके ऊपर झपट्टा मारे, मतलब तुरंत ही उस इंसान के ऊपर जंप कर दे। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे आपको और इस वाले लाइन को, स्टैंजा को पढ़ने में आसानी रहेगी। दी पोएट सेज दैट इफ़ यू आर कैजुअली वॉकिंग इन अ जंगल, अगर आप कैजुअली ऐसे ही वॉक करते करते जंगल में पहुंच गए, यू विल मीट इन एनिमल, और आप एक ऐसे जानवर से, ऐसे बिस्ट से मिलते हैं, हु हैज़ एन स्किन विथ स्पॉट्स, जिसके शरीर पे स्पॉट्स बने हो, कैसे काली मिर्च के जैसे छोटे छोटे स्पॉट्स बने हो। दिस एनिमल इज सो फास्ट, और ये एनिमल बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। दैट इट विल लीप ऑन यू एट वंस, लीप मीन्स होता है तुरंत फ्रेंड झपट्टा मारना, या फिर कहने आपके ऊपर तुरंत ही कूद जाना। लीप ऑन यू एट वंस विच मीन्स दैट इट विल जंप ऑन यू, मतलब कि लीप करना मीन्स होता है, मैंने बताया ही जंप करना है होता है, जैसे कि वो आपके ऊपर जंप करे। दिस जंपिंग इज एन इंडिकेशन, मतलब ये जंपिंग क्या इंडिकेशन, क्या क्या आपको इशारा कर रहा है कि ये कोई और नहीं भैया, लेपर्ड ही है। इतना तेज वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेपर्ड बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो ये उनका जंपिंग ही आपको इंडिकेट करेगा कि ये कोई और नहीं, लेपर्ड है। मोर एवर सी एट्स दैट इफ़ यू विल क्राई, और आपको इतनी तेज़ वो चपट्टा मारेगा कि आप दर्द के मारे करा दोगे, बहुत ज़्यादा मीन्स चीख दोगे, पेन, इतना ज़्यादा पेन होगा कि आप क्राई कर दोगे। इच इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज एट एज इट विल कीप ऑन जंपिंग ऑन यू, और वो बार वो आपके ऊपर झपट्टा ही मारता जाएगा। सो इन दिस स्टेंजा द पोएट हैज़ एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेपर्ड, पूरे स्टेंजा में, पूरे इस स्टेंजा को डिग्निफाई एक्सप्लेन किया है राइटर ने, किस वाले जानवर को रिकोगनाइज करने के लिए, लेपर्ड को रिकोगनाइज करने के लिए। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पास राइम स्कीम सेम ही पूरे थ्रू आउट पोएम में लिखा है, ए बी सी सी, तो हर मैं आपको निकालना तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं। जैसे व्यू यू, इन दोनों का है पेपर्ड लेपर्ड पेन अगेन, ये इसलिए ये पूरा ए बी सी सी का राइम स्कीम बनेगा। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइस इस वाले स्टेंजा में क्या क्या यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, बार बार आपको एलिट्रेशन अगर डिफाइन करने लगूंगी पूरा एग्जाम्पल देके तो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आपको यहाँ पर देखिए ही हैज़ में बार बार एच साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, अच्छे साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। आपको पोइटिक लाइसेंस भी देखने को मिलेगा यहाँ पास, अ लाइबर्टी टू द पोएट टू चेंज द स्पेलिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट राइमिंग, मतलब एक राइमिंग इफेक्ट देने के लिए जब राइटर एक ही वर्ड को बार बार यूज़ करता है दूसरे और वर्ड की जगह पे, तो वहाँ पास क्या होता है पोएटिक लाइसेंस राइम इन अ पोएम, जैसे कि यूज़ ऑफ लेफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लिफ्ट, जैसे कि यहाँ पास हालांकि यहाँ पास लिफ्ट यूज़ करना चाहिए था, बट राइटर ने एक राइमिंग स्कीम देने के लिए वहाँ पास क्या यूज़ किया, लेफ्ट यूज़ किया है। तो इस प्रकार से राइटर इस प्रकार का, इसको क्या कहते हैं, पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। इस प्रकार के वर्ड यूज़ करके राइटर जो रहता है अपने पोएम में एक राइमिंग स्कीम, एक टोन देने की कोशिश करता है कि अगर उस वाले वर्ड से अगर वो लिफ्ट डालता तो उसका राइमिंग स्कीम बिगड़ जाता। इसने लिफ्ट की जगह पे क्या यूज़ किया है, लेफ्ट यूज़ किया है, जिससे उसका राइमिंग स्कीम बिगड़े ना। तो आई होप आपका पोएटिक लाइसेंस भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, आपका क्लियर हो गया होगा। फिर देन हमारा नेक्स्ट आता है रेपिटेशन।
रेपिटेशन, यूज ऑफ लेप वर्ड इन द लास्ट लाइन। लेप वर्ड का दो बार रेपिटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पास आपको लेप वर्ड में रेपिटेशन देखने को मिलेगा। फिर एजोनेंस मैंने बता दिया, वोवल साउंड का रेपिटेशन अगर हो तो वहाँ एजोनेंस होता है। जैसे ओ का मिलेगा, जैसे स्ट्रोलिंग, फोर्थ, यू, हुज, स्पॉट, डोनो, सब में इसमें क्या है, ओ साउंड का रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए एजोनेंस हो गया। कॉन्सोनेंस में ही होता है यूज ऑफ आई। कॉन्सोनेंस में क्या हो गया, देखिए यहाँ आई का बार बार रेपिटेशन देखने को, सॉरी एल, बार बार मैं कह रही हूँ क्या, अगर बीच में देखने को मिले, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर बीच में देखने को मिले वोवेल साउंड का रेपिटेशन तो वो एजोनेंस हो गया। बट अगर लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में देखने को मिले तो वहाँ कॉन्सोनेंट होता है। इन सब में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हो रहा है तो वहाँ पास एलिट्रेशन होगा, बट अगर वोवेल साउंड का रेपिटेशन हो रहा है बीच में कहीं तो वहाँ पास एजोनेंस होगा। और अगर कॉन्सोनेंट की अगर बात आए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमेशा आपको या फिर स्टार्टिंग में मिलेगा या फिर एंड में मिलेगा वो वोवेल साउंड। वो वोवेल साउंड का रेपिटेशन हो तभी ये, जस्ट अ सेकेंड, वोवेल साउंड तो नहीं है, हेल नहीं, इसमें वोवेल साउंड तो नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें मोस्टली वोवेल साउंड से ही माना जाता है। बट अगर कॉन्सोनेंट साउंड भी ले लिया गया है, जिसमें देखिए जैसे कि यहाँ पास एल एच को लिया गया है तो हेल में हेल ओनली लेप, इसमें क्या है, एल को बार बार रिपीटेशन किया गया है, इसलिए यहाँ पास कॉन्सोनेंट्स ले लिया गया है। तो पोएम हमारा थर्ड स्टेंजा आता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इफ़ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर, ये जो क्रिएचर के बारे में बता रहे हैं, ये आपके यार्ड मीन्स आपके यार्ड के अगल बगल ही घूमता रहता है। यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। मतलब ऐसा है, अगर तुम्हें कोई बेस्ट मिले जो कि तुम्हें हग कर ले, बहुत ही टाइटली हग कर ले, और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा पूरा शरीर टूट रहा है, तो तुम निसंकोच होकर सोचो कि हाँ ये भाई कोई और नहीं, ये बियर ही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। मतलब वो ऐसे तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हें झप्पी दे रहा, बट ये रियल नहीं है। बियर ऐसे ही करते हैं कि अपने शिकार को ऐसे बहुत ऐसे पकड़ के उनको तोड़ देते हैं। तो बियर का काम ही है, उन्हें आपको क्या लगेगा कि वो आपको केयर कर रहा है, प्यार कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं रहता। वो आपको हग तो जरूर कर रहा है बट अपने शिकार बनाने के लिए। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका वर्ड मीनिंग आप याद देख लीजिए। यार्ड मीन्स होता है बैकयार्ड, जैसे आपके घर में छोटे से बैकयार्ड बने रहते हैं ना, या फिर लॉन कह लीजिए, तो लॉन एरिया ऑफ हाउस, इसको ही क्या कहते हैं, यार्ड कहते हैं। केयर्स मीन्स होता है अ जेंटल टच, बहुत मतलब प्यारा वाला टच मिले तो उसको केयर्स कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस पोएम का। इफ़ इसमें पोएट क्या कहती है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए। इफ़ यू आर वॉकिंग इन द लॉन एरिया ऑफ योर हाउस एंड यू मीट अ क्रिएचर विच हग्स यू टाइटली, जो कि तुम्हें बहुत ही टाइट से हग करे, गले लगाए, इट्स अ बियर। वो क्या कहती हैं, ये कोई और नहीं बियर ही है, इट्स अ बियर। सी फर्दर एड्स डैट इफ़ यू आर स्टिल इन डाउट, अगर आपको तब भी डाउट है ये कौन सा मीन्स कौन सा जानवर, इस जानवर को आपको पहचानने में थोड़ी सी डाउट है, फिर भी आपको ऐसा लगे, द इजिएस्ट वे इज दैट ही विल कीप हगिंग एंड टचिंग यू वेरी जेंटली, बहुत ही प्यार से वो तुमको टच करेगा। दिस एक्ट ऑफ हिज विल मेक यू श्योर अबाउट हिज आइडेंटिटी, तो इस प्रकार से तुम उसकी आइडेंटिटी पहचान सकते हो। यू विल कम टू नो डैट इट्स अ बियर, हाँ भाई ये तो बियर ही है। तो इसका लिटरेरी डिवाइस भी देख लेते हैं। इसमें पूरे आपको लाइन में एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने आपका क्लियर ही करवा दिया। जब एक ही आइडिया को, एक ही थॉट को राइटर अपने 2-3 लाइनों में प्रेजेंट करता है बिना फुल स्टॉप कॉमा लगाए हो, तो वहाँ एग्जामेंट होता है। जैसे कि इफ़ यू वर वॉकिंग, फिर यहाँ पास डॉट डैट करके अपनी वही आइडिया को राइटर क्रिएचर देयर इस आइडिया तक कन्वे किया है, इस वाले वर्ड तक, इसलिए एग्जामेंट देखने को मिलेगा। एलिट्रेशन आपको देख लीजिए, वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे वेन वॉकिंग, वेन में डब्लू और वॉकिंग का भी डब्लू में रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का, इसलिए एलिट्रेशन हो गया। और जैसे इस वाले एच साउंड का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पास हु हग्स, तो यूज़ ऑफ ये इस वाले में बी बियर में भी आपको बी का साउंड देखने को मिल रहा है, इसलिए इन तीनों ही चीज़ में वेन वॉकिंग, हु हग्स और बी बियर में आपको इलिट्रेशन देखने को मिलेगा। हमारा चौथा तो नहीं हो गया, मुझे लग रहा है 5वां 6वां स्टेंजा आ गया। मैंने कहा था ना कि आपके 10th क्लास के पोएम बहुत लंबे लंबे हैं, 6-7 स्टेंजा भरे पड़े हैं, इसलिए पोएम लंबी हो जा रही है। क्या करें, इस हिसाब से आपको समझाना भी तो पड़ेगा। एग्जाम में क्या चीज़ आ जाए कोई भी नहीं बता सकता है ना। क्योंकि एग्जाम इस प्रकार का सिलेबस चेंज भी तो हो गया है, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न हो गया, तो आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कुछ भी नहीं कर सकता, तो हमें डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करिएगा।
thought to disguise beast of prey, a noise might non-plus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyena comes with merry smiles। मतलब अब यहाँ पास राइटर जो हमारी पोएट हैं एक ऐसे जानवर को डिस्क्राइब कर रही हैं जिसका नाम क्या है, हाइना है। हाइना उसका स्माइल, वो अपना मुंह ऐसे जबड़ा ऐसे खोलती है तो आपको लगेगा कि वो स्माइल कर रही है, बट वो रियल में स्माइल नहीं करती। वो ऐसे खोलती है कि वो आप पे अटैक करने वाली है, तो इसलिए कहती है वो आपके सामने कैसे आएगी, एक स्माइल के साथ आएगी, बट कोई और नहीं, वो हाइना ही है। बट हाइना कम्स विद मेरी स्मेल, मेरी मीन्स बहुत सारे स्मेल के साथ आएगी। बट इफ दे वीप दे रे क्रोकोडाइल्स, पर इसका उल्टा ही जो क्रोकोडाइल होता है कैसे वो रोता हुआ आपके सामने आएगा। तो ये आई होप आपका स्टेंजा भी क्लियर हो गया। इसका जो ये डिस्टिगाइज मीन्स डिफ्रेंशिएट, मतलब इस वाले में लाइन में आपको दो दो एक साथ ही पोएट दो जानवर के बारे में ये डिफ्रेंशिएट बता दिए। जैसे कि हाइना जो होती है कि एक स्माइल के साथ आती है आपके सामने, जब आएगी तो एक स्माइल के साथ आएगी, और जो जबकि क्रोकोडाइल क्या होगा, एक रोते हुए फेस के साथ, मतलब एक रोता हुआ फेस के साथ वो हमेशा आपको दिखाई देगा कि हाँ क्रोकोडाइल हमेशा रो ही रहा है। और हाइना हाँ मुँह तो अपना खोलती है सामने वाले इंसान को मारने के लिए, अपने जानवर पर शिकार अटैक करने के लिए, बट आपको देखेगा कि वो स्माइल कर रही है। हाइना को आपको चाहे तो गूगल पे में सर्च कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। उसका स्माइल ही ऐसे रहता है कि उसका जबड़ा ही ऐसे रहता है कि आपको लगेगा देख के कि वो स्माइल कर रही है। इसलिए यहाँ पास दो जानवर को दिखाया गया, पहली तो हाइना और दूसरा क्रोकोडाइल, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पास हम देख लेते हैं। तो बीस्ट ऑफ प्रे जो ये हार्ड मीनिंग है, बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स होता है एनी एनिमल्स दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, मतलब मीन्स ऐसे एनिमल्स जो कि और दूसरे एनिमल को क्या करते हैं, अपने फूड के लिए, अपने खाना के लिए उनका हंट करते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं ऐसे एनिमल। नॉइस मीन्स होता है सम वन न्यू टू अ जॉब, जो कि मतलब कि जो इस जॉब में नया हो, मतलब जंगल में कभी ना जाता हो, कभी कभी जंगल में गया तो उसको जंगल के बारे में नहीं पता चला हो, इसका मतलब ये होता है कि वो जंगल में पहली बार गया है। सम वन न्यू टू अ जॉब। और नॉन प्लस मीन्स होता है कन्फ्यूज हो, हाँ कि वो कन्फ्यूज हो कि हाइना क्या है क्रोकोडाइल क्या है। इसलिए दोनों ही जानवर में राइटर ने बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट इस वाले स्टेंजा में किया है। तो थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट सेज दैट फॉर समवन हु इज न्यू टू द जॉब ऑफ रिकग्नाइज एनिमल्स इट विल बी लाइक अ पजल, मतलब एक क्या बताया है कि जानवर को रिकग्नाइज करना किसके बराबर है, पजल के बराबर है। टू रिकग्नाइज एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स टू फॉर देयर फूड, जो कि दूसरे जानवर को अपने फूड के लिए क्या करते हैं, हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं। सो हियर द पोएट ट्राइज टू हेल्प आउट द रीडर्स बाय द टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू एनिमल्स। कौन कौन से दो एनिमल्स है, हाइना है और क्रोकोडाइल है। ही सेज द हाइना विल बी स्माइलिंग वेयर इज, हाइना आपके सामने कैसे आएगी, एक स्माइलिंग के साथ आएगी। और इफ़ इट इज़ अ क्रोकोडाइल, अगर हाइना हुई तो वो आपके सामने कैसे आएगी, स्माइलिंग के साथ आएगी। बट वो अगर क्रोकोडाइल हुआ तो वह है ईच इज़ ऑलवेज इन टीयर्स, उसको आपको देख के लगेगा कि क्रोकोडाइल है जो हमेशा आंसू ही गिरा रहा है। बोथ ऑफ दिस एनिमल्स आर डेंजर, दोनों ही एनिमल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। इसका जो राइमिंग स्कीम है सेम ही है, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे प्रे में इन दोनों का साउंड सेम है, नॉन प्लस और दस इन दोनों का साउंड सेम है। स्माइल्स क्रोकोडाइल्स इन दोनों का देखिए लास्ट का यस यस, जस्ट सेकेंड, यस यस देखिए स्माइल्स और क्रोकोडाइल्स इन दोनों का इस प्रकार से आपको A B C देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। एलिट्रेशन, आपको एलिट्रेशन इस वाले लाइन में देखने को मिल रहा है। नॉइस नॉन प्लस में आपको एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि एन का रिपीटेशन है यहाँ पास। और यूज़ ऑफ साउंड, ये जस्ट सेकेंड, इस वाले में भी टी एच का देखने को मिल रहा है। दस इन दोनों में भी आपको टी एच का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। एंजाइममेंट तो आपको देखने को मिलेगा ही पोएम में, जो कि मैंने बता ही दिया। जैसे कि इस वाले लाइन से इस वाले लाइन तक, थ्रू टू डिस्टिग्नाइज माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल हाइना दस, इस पूरे लाइन में आपको एग्जामिनेंट देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा आ गया, इसमें कैमेलियन के बारे में बात किया गया है। द ट्रू कैमेलियन इज ए स्मॉल a lizard short of thing, he has not any ears at all, मतलब उसके कोई भी कान नहीं होता। and not a single wing, उसके कोई पंख भी नहीं होता। if there is nothing on the tree these the chameleon you see, मतलब अगर कैमलियन मतलब कैसा होता है, वो जिस चीज़ पे चिपकता है उसी रंग का हो जाता है। अगर वो ट्री पे है ना तो उसके कान है ना तो उसके पंख है, बट वो अपना कलर भी ऐसा ही कर लेगा। मतलब वो ट्री पे है, अगर पत्तों पे है तो हरा कलर कर लेगा, अगर उसके मीन्स पेड़ों पे है तो वो अपना कलर कैसा कर लेगा, ब्राउनिश कर लेगा, जैसे कि आपको पता ही नहीं चले कि वहाँ पास कोई जानवर है भी। तो इस प्रकार से इसने कैमेलियन का एक्सप्लेनेशन किया है पोएट ने। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। ये क्या हो जा रहा है बार बार।
दी पोएट सेज दैट द नेक्स्ट इज कैमेलियन। कौन उनके नेक्स्ट जानवर कौन सी है? कैमेलियन है। विच इज स्मॉल क्रिएचर, जो कि बहुत ही छोटी सी क्रिएचर, बहुत छोटा ही जानवर है। इट लुक्स लाइक अ लिजार्ड, जो कि लिजार्ड के जैसा दिखता है। बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट कैमेलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स। जो कि लिजार्ड रहता है उसको उसको ईयर्स रहते हैं, बट वो जो कैमेलियन है उसमें ना तो ईयर्स रहेंगे ना तो विंग्स रहेंगे। Moreover, she says that chameleon has the ability to change its color according to the surface। वो surface के अकॉर्डिंग अपने कलर चेंज कर सकती है। मतलब जमीन पे बैठे रहेगी तो वो मिट्टी के कलर की बन जाएगी, पेड़ों पे रहेगी तो पेड़ों के कलर की बन जाएगी, झाड़ियों में रहेगी तो झाड़ियों के कलर की मिल जाएगी। इससे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ कोई जानवर है भी। देयर फॉर इफ़ यू सी अ ट्री एंड फाइंड नथिंग इज, आपको लगेगा आप ट्री पे देख रहे हैं कि कुछ भी वहाँ पास नहीं है, देन इट मस्ट बी अ कैमेलियन सिटिंग ऑन इट। बट वहाँ पास एक क्या वहाँ पास बैठी हुई है? कैमेलियन वहाँ पास बैठी हुई है। इट हैज़ चेंज इट्स कलर इनटू द कलर ऑफ ट्री। वो अपना कलर किसके द्वारा चेंज कर लिए, किसके हिसाब से चेंज कर लिए? कलर के ट्री के कलर के हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर लिए। इसलिए आपको देखने में तो लगेगा कि हाँ ट्री पे कुछ भी नहीं है, बट वहाँ रियल में क्या रहती है? कैमेलियन ही रहती है। तो आई होप आपको ये लाइन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका भी देख लीजिए, सेम लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। जैसे स्मॉल ऑल का आपको स्मॉल ऑल में आपको देखने को मिलेगा ए थिंग्स विंग्स टी सी। इस प्रकार से आपको देखने को क्या मिल रहा है? ए बी सी सी। राइम स्कीम आपको देखने को इस वाले स्टेंजा का भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि राइम स्कीम तो आपको थ्रू आउट पूरे पोएम में ही देखने को सेम ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर एलिट्रेशन, इसमें एच साउंड का एलिट्रेशन मिल रहा है। ही हैज़ नॉट में एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। कॉन्सोनेंट्स यूज ऑफ जी साउंड, जैसे सिंगल विंग, इन दोनों में क्या मिल रहा है आपको? कॉन्सोनेंट, बार बार जी साउंड का रिप्रेजेंट देखने को मिला है, इसलिए कॉन्सोनेंट हो गया। मैंने पहले ही बताया आपको। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर हम ये वाले चैप्टर के एंड करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप आपको पूरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। पूरा स्टेंजा वाइज मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है, तो आपका क्लियर ही हो गया होगा। अब इससे आपको कोई भी अगर मान लो कि एग्जाम में किस क्वेश्चन आ गया कि ये डेफिनेशन दे दिया और पूछ लिया जाए कि ये कौन से जानवर का यहाँ पास डिग्निफाई किया गया, कौन से जानवर को यहाँ रिकग्नाइज किया गया है, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर टिक कर देंगे। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डज डाइन रियली राइम विथ लाइन? डाइन और लाइन का राइमिंग क्या है? दोनों का राइमिंग सेम है। कैन यू से इन सच अ वे दैट इज इट डज? क्या दोनों ये सेम ही है? द एक्चुअल वर्ड इज डाइंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ डाइन लिखा है कि राइटर लिखे डाइन, क्यों? क्योंकि यहाँ पास वो पोएटिक लाइसेंसेस को यूज़ करते हुए वो डाइन वर्ड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे उनका क्या होगा? राइमिंग स्कीम बिगड़ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने डाइन का यूज़ किया है। डाइन की जगह पे डाइन का यूज़ किया है। विच डज नॉट राइम विथ लाइन। इस प्रकार से डाइन देखिए लाइन के साथ वो नहीं होता, आई मीन राइमिंग नहीं बनती ना। डाइंग में अलग हो जा रहा है, लाइन में अलग हो जा रहा है, बट अगर वो डाइन कर दे रही है, डाइन लाइन से दोनों ही देखिए, दोनों का साउंड लाइन लास्ट में सेम आ रहा है या नहीं। इसी प्रकार से वो पोएटिक लाइसेंसेस का यूज़ करते हुए ये चीज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम इट इज़ रिटेन एज डाइन इन द पोएम। तो क्या करती हैं? अपने पोएम को राइमिंग देने के लिए वो राइमिंग देने के लिए वो डाइन की जगह पे डाइन का यूज़ करती हैं थ्रू आउट पोएम। तो आई होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ पोएटिक लाइसेंसेस। मैंने आपको बताया कि पोएटिक लाइसेंसेस क्या होते हैं। जब राइटर अपने पूरे पोएम में राइमिंग स्कीम देने के लिए कोई वर्ड, उस वर्ड की जगह पे कोई अदर, मतलब एक आध वर्ड मिसमैच करते हुए किसी अदर वर्ड का यूज़ कर ले राइमिंग इफेक्ट देने के लिए, तो वहाँ उसको ही कहते हैं पोएटिक लाइसेंसेस। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, how does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? तो कैसे आप रिकग्नाइज करेंगे, कैसे पोएट ने बताया है? द पोएट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन द टू इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे किया है? फॉलोइंग मैनर में क्या है? मीन्स अब नीचे आपको दिया गया। He says that if the beast is of yellow brown color, that is tawny color, means yellow brown, tawny का तो tawny वर्ड का यूज़ क्यों किया गया था? येलो ब्राउन कलर को शो करने के लिए टाउनी वर्ड का यूज़ पोएट ने किया था। कलर एंड इस रोर, बहुत ज़्यादा ऐसे रोर करे, आउट सो फियर्सली, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा तेज़ी से फियर्सली करे कि सामने वाला वहीं पास कांपने लगे उसकी गुर्राहट से। यू मे डाई ऑफ द फियर देन दिस इज़ द असियन लाइन, मतलब उसके गरजने से ही आपको ऐसा फील हो कि आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि वो एशियन लायन है। और यहाँ पास देखिए टाइगर को कैसे किया है, जस्ट अ सेकेंड। वेयर इज इफ द एनिमल हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो बैकग्राउंड, और जबकि येलो बैकग्राउंड पे क्या हो? ब्लैक स्ट्राइप्स हो, पर ऐसे ऐसे लाइनिंग हो, ब्लैक लाइनिंग हो, अगर किसी येलो बैकग्राउंड पे, येलो शरीर पे
तो ऑफ हैथ स्किन एंड ही अटैक्स टू किल यू देन इट्स अ बंगाल टाइगर, और तुरंत वो आप पे अटैक कर दे, आपको कुछ सोचने समझने का टाइम ही ना दे, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई और नहीं बंगाल टाइगर है। तो इस प्रकार से दोनों ही जानवर पे बहुत अच्छे से राइटर ने डिफ्रेंशिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया। Do you think the word left and left in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? क्यों इस प्रकार से क्यों किया है? क्योंकि यहाँ इस वाले वर्ड में भी फ्रेंड वो पोइटिक लाइसेंस को यूज़ करते हुए वर्ड को ये इस प्रकार से यूज़ की है राइटर। द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट हैव नॉट बीन स्पेल्ड करेक्टली, दोनों ही नहीं अच्छे से नहीं करेक्ट हुए हैं, मतलब वो स्पेल्ड करेक्टली नहीं है। इट इज़ अ पोइटिक डिवाइस नोन एज अ पोइटिक लाइसेंस। मैंने बताया इस वाले पूरे पोएम में आपको पोइटिक लाइसेंस देखने को मिलेगा स्टैंजर्स में। तो पोइटिक लाइसेंस का यूज़ करते हुए विच इज़ यूज्ड बाय द पोएट बाय ले एम्फसाइज द एक्शंस ऑफ द लेपर्ड। लेपर्ड के एक्शंस को मतलब किस प्रकार से वो लेप एंड लेप अगेन में से होता है, अगेन अगेन आप पे झपट्टा मार के, मीन स्लेप मीन्स होता है झपट्टा मारना, तो इस प्रकार से अगेन लेफ्ट एंड लेप इन दोनों वर्ड्स मीन्स होता है झपट्टा मारना। इस प्रकार से वो तेजी से आप पे झपट्टा मारेगा, इसका मतलब ये है कि वो लेपर्ड है। तो लेपर्ड के एक्शन को डिग्निफाई करने के लिए राइटर ने इस प्रकार के लेफ्ट एंड लेप वर्ड को यूज़ किया, जो कि जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, बट उसमें पोइटिक उसको राइमिंग स्कीम देने के लिए उन्होंने ये वर्ड का यूज़ किया है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द लाइन अ नॉइस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी प्रकार क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में ले आती हूँ आपके अपने नोट्स में, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। How would you write this correctly? Why is the poets incorrect in better in the poem? तो अगेन हम यहाँ पास देखने को मिलेगा the correct order of the sentence is noise might be non plus, the poet wrote it in order to bring rhyme to her poem। हमेशा मतलब इसलिए इस वर्ड का यूज़ किया है noise might non plus का, क्योंकि अपने पोएम को क्या देना चाह रही थी, राइमिंग देना चाह रही थी, राइमिंग टू हर पोएम नॉन प्लस राइमिंग्स विथ 10, इसलिए उन्होंने नॉन प्लस का राइमिंग किया है किसके विथ 10 के साथ किया है। तो आई होप आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया होगा, जो कि काफ़ी लंबा टाइम ले लिया, 41 मिनट ले लिया, मुझे लग रहा है ये भी 2 GB का तो गया ही होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा जो पोएम आता है दी बॉल पोएम, ये भी क्लास 10 का आता है, बाय जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखा गया है ये। तो जी ये वाला हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, एक एक चीज़ें आपको समझ में आई होगी, व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस आपको न्यू देखने को मिला है। हालांकि आपको देखिए पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन, एजोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, तो ये सब आपको डेली ही पोएम में देखने को मिल रहा है, बट पोइटिक लाइसेंस आपको देखने को नया मिला है। ये तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लिया कि आपका क्लियर भी हो गया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जो कि उन लोगों को भी पता चल सके कि एग्जाम में अब कम टाइम बचा है, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बचा है, 12 तारीख को 13 तारीख को आपका एग्जाम है, जल्दी जल्दी वो भी अपनी तैयारी कर लें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दी बॉल। तो बहुत अच्छा, ये स्टोरी ही बहुत अच्छी है, मैं आपको उसमें ही बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट, आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे मोटिवेट होती हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ अपना एक कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।